कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर साल तकरीबन 700 लोग हांगकांग की सड़कों से गायब हो जाते हैं और फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटते। इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को पता चला कि इसके पीछे हांगकांग के ही एक बहुत बड़े माफिया का हाथ है जो लोगों को किडनैप कर उनके इंटरनल ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया करता था। पुलिस को उन लोगों को भूसे से भरी हुई लाशें थाईलैंड की समुद्रों में पड़ी हुई मिली थीं, जिसका मतलब था कि ये माफिया अपने पूरे ऑर्गन ट्रैफिकिंग एम्पायर को थाईलैंड में बैठा कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद हमें थाईलैंड की एक हाई सिक्योरिटी जेल को दिखाया जाता है जहां से इस पूरे काले कारोबार को अंजाम दिया जाता था। उन किडनैप किए गए लोगों को तब तक इस जेल में रखा जाता था जब तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल जाता। इन 4 दीवारों में वार्डन का अपना ही कानून चलता था और जो कैदी उसके बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करता था उसे मौत से भी बदतर सजा भुगतनी पड़ती थी। आज इस जेल में एक नया कैदी आने वाला है जिसे वार्डन खुद अपने साथ लेकर आया था। इसी बीच हम टोनी और उसके दोस्त वोंग को देखते हैं जो इस जेल में प्रिजन गार्ड की नौकरी करते थे। उनकी नजर चैन पर पड़ी जो नशे में धुत फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने उस पर तेज पानी की धार मारकर उसे होश में लाया और उसकी फोटो को किसी और कैदी की फाइल पर चिपकाकर चैन की एक नकली रिपोर्ट बनाई गई। वार्डन किम चैन को बताता है कि तुझे ड्रग रखने और मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, अब से तू यहीं रहेगा। ये सुनकर चैन बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो इस देश का नहीं था। उसने गार्ड्स को मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी टोनी उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया जो उसे आगे नहीं जाने देता। वहां से बचकर भागने के लिए चैन उससे भी फाइट करता है, लेकिन टोनी कोई मामूली प्रिजन गार्ड नहीं था। उसे मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल थी और वो एक तो क्या उसके जैसे 10 कैदियों को अकेले हैंडल कर सकता था। टोनी ने बड़ी आसानी से उस पर काबू पा लिया, जिसके बाद चैन को वापस बाकी कैदियों के बीच फेंक दिया जाता है। चैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, पर वहां मौजूद कोई भी शख्स उसकी बातों का यकीन नहीं करता। जिस तरह टोनी ने उसे हैंडल किया उसे देखकर किम उससे बहुत इम्प्रेस हुआ था। उसे पता चला कि टोनी की एक बेटी है जो बीमार थी। वो उसे उसकी बेटी के इलाज के लिए कुछ पैसे देता है और कहता है अगर और जरूरत पड़े तो ले जाना। पर आज जो हुआ इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। काम के बाद टोनी अपना ज्यादातर समय अपनी बीमार बेटी के साथ बिताता था। एक बार जब हर रोज की तरह वो कैंडी के साथ आइस स्केटिंग कर रहा था, तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। टोनी जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसकी बेटी की कंडीशन लगातार बिगड़ती ही जा रही है। अगर जल्दी ही उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसकी मौत भी हो सकती थी। टोनी को पता चला कि उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एक आदमी तो मिल गया है, पर अभी तक उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। टोनी डॉक्टर से उस डोनर का नाम और एड्रेस पूछता है, पर कानून के मुताबिक डोनर की डिटेल्स पब्लिक करना गैर कानूनी था, इसलिए डॉक्टर्स उसे डोनर की फाइल नहीं देते। हालांकि टोनी नहीं मानता और चोरी छुपे दफ्तर से उसकी फाइल चोरी कर लेता है। उसने देखा कि डोनर हांगकांग से था, पर फाइल पर उसकी फोटो नहीं थी और उसने जब कॉल मिलाया तो वो कॉल भी पिकअप नहीं कर रहा था, जिससे टोनी की बेचैनी और भी बढ़ गई। उधर हम चैन को देखते हैं जिसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। यहाँ आने से पहले वो ड्रग्स का आदी हुआ करता था और ड्रग्स ना मिलने के कारण उसे अजीब अजीब तरह के इल्यूजन्स होने लगते हैं। आज से ठीक 4 दिन पहले वो भी बाकियों की तरह एक आम जिंदगी जी रहा था, पर उसकी किस्मत उसे इस नर्क में ले आई। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम चैन को देखते हैं जो एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपना इलाज करवा रहा है। सेशन खत्म होने के बाद जब वो अपने कमरे पर लौटा तो उसे वहां अपने अंकल साइमन मिले जो चैन की ये हालत देखकर उस पर बहुत गुस्सा थे। उन्होंने देखा कि रिहैब जाकर वो बस अपनी नशे की लत पर पर्दा डाल रहा था। असल में वो अब चोरी छुपे ड्रग्स लिया करता था। पता चला कि चैन हांगकांग पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है जिसे उसके बॉस साइमन ने एक खास तरह का मिशन सौंपा था। उसका काम था ड्रग माफिया के बीच रहकर पुलिस को उनकी सारी खबर देना, पर इस दौरान वो खुद भी नशे का आदी हो गया और उसमें इतना खो गया कि अब उसे कुछ होश ही नहीं रहता था। साइमन कहते हैं, पुलिस वाले होकर ये सब करते हो, शर्म नहीं आती? पर वो चैन की मजबूरी को समझ नहीं पा रहे थे। अगर वो उन लोगों के बीच रहकर नशा नहीं करता तो उन्हें उस पर शक हो जाता और वो ये मिशन कभी पूरा नहीं कर पाता। साइमन उसे और इस हाल में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो उसे इस मिशन को छोड़ने के लिए कहते हैं। पर चैन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो इस मिशन के काफी करीब पहुंच चुका था। ऐसे में पीछे हटना उसकी सारी कुर्बानियों को बेकार कर देता। इसके बाद हम इस गेम के असली मास्टरमाइंड चाओ को देखते हैं जो इस पूरे रैकेट को कंट्रोल करता था। बताया जाता है कि उसे एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जिस वजह से उसका हार्ट कुछ ही हफ्तों या महीनों में काम करना बंद कर देगा। खुद को बचाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही थीं।
डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसका नाम हार्ट ट्रांसप्लांट की लिस्ट में है, पर इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तब तक वो उसे एक आर्टिफिशियल हार्ट लगा देंगे जो अगले 4 साल तक चलेगा। पर चाओ जानता था कि उसका शरीर ये सर्जरी नहीं झेल पाएगा, सिर्फ असली हार्ट ही उसकी जान बचा सकता था। खुशकिस्मती से उसे अपने लेफ्ट हैंड से पता चला कि उसके छोटे भाई का ब्लड ग्रुप उससे हूबहू मेल खाता है, जिसका मतलब था कि अगर उसका भाई उसे अपना हार्ट दे दे तो उसकी जान बच सकती थी। अगले दिन जब चाओ अपने भाई ह्यून के साथ डिनर कर रहा था तो वो उसे भी यही बात बताता है। वो कहता है, अगले हफ्ते हम दोनों थाईलैंड चलेंगे, जहां डॉक्टर्स तुम्हारे दिल को मेरे शरीर में लगाएंगे और तुम्हें एक इलेक्ट्रॉनिक हार्ट दिया जाएगा। ये सुनते ही ह्यून बहुत घबरा गया। वो बोला, भैया आपने मुझे बचपन से अपने बच्चे की तरह पाला है, मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे, इससे मैं मर भी सकता हूँ। पर अफसोस चाओ बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था, फिर चाहे इसमें उसकी मर्जी हो या ना हो। उस रात तो ह्यून अपने डर को चाओ के सामने जाहिर नहीं करता, पर मन ही मन उसने सोच लिया था कि कल सुबह की पहली फ्लाइट से वो ये देश छोड़कर भाग जाएगा। चाओ जानता था कि उसका भाई भागने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। वहीं दूसरी तरफ चैन का बॉस उसे एक आदमी और उसकी औरत को किडनैप करने का काम सौंपता है। पता चला कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि ह्यून और उसकी वाइफ थी। चैन जल्दी से इसके बारे में अपने अंकल को इन्फॉर्म करता है, लेकिन फोटो देखते ही साइमन समझ गया कि उसका ये मिशन बहुत ही खतरनाक है। उसने चैन को आगाह करते हुए कहा, हम तुम्हारा फोन ट्रैक करेंगे और अगर कोई खतरा लगे तो तुरंत भाग जाना। इसके बाद चैन अपने लोगों के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। वो पल पल की खबर पुलिस तक पहुंचा रहा था, जिसके बाद कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। ह्यून की वाइफ ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्राइवेट बॉडी गार्ड्स भी अपॉइंट कर रखे थे, जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास आकर बैठ जाते हैं। अपने बॉस के ऑर्डर्स पर चैन सीधा उनके पास जाता है और वो लोग उन बॉडी गार्ड्स पर गन तान देते हैं। ह्यून ने भागने की कोशिश की, पर उन लोगों ने उसे भी पकड़ लिया। ह्यून की वाइफ अपने बॉडीगार्ड्स को गोली चलाने को कहती है, पर जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो बीच एयरपोर्ट में ही उठकर उन्हें जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी और आखिर में खुद ही उसकी जेब से गन निकालकर एक आदमी को शूट कर दिया। गोली की आवाज सुनते ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है, जिससे ह्यून को भागने का मौका मिल गया। चैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यून की वाइफ उसे बेहोश करने वाली पिन चुभा देती है, जिससे उसकी आंखें भारी होने लगीं। वो ह्यून का पीछा करता है, पर दवा का असर होते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, जिससे वो एक बार फिर उसके हाथों से बच निकलता है। उन सब के बीच अंधाधुंध फायरिंग होती है, लेकिन चैन के बॉस ने साफ साफ कहा कि ह्यून को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो चाओ किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। जल्द ही चैन ने उसे पकड़ लिया, पर उसे अपने बॉस के पास ले जाने के बजाय वो उसे पुलिस के हवाले करने की सोचता है। अपने लोगों से उसे बचाते हुए वो उसे बाहर निकाल ही रहा था कि तभी एक पुलिस वाले ने उस पर बंदूक तान दी। इससे पहले वो उन दोनों पर गोली चलाते, साइमन बीच में आकर उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि ये उसका बेटा है। बदकिस्मती से वहीं पर चैन का बॉस भी खड़ा हुआ था, जिसने ये सब सुन लिया। वो समझ गया कि चैन पुलिस का खबरी है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी साइमन ने सीधा उसकी गर्दन पर गोली मारी और अपने बेटे को बचा लिया। अब इससे पहले चैन पुलिस वालों के साथ वहां से फरार हो पाता, माफिया के लोग वहां आकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इसी बीच वो लोग चैन को अपने साथ वहां से बाहर ले गए, जिसके बाद चैन को मजबूरन अपने घायल बॉस की मदद करनी पड़ती है। वो सब किसी तरह वहां से बच तो निकले, लेकिन चैन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके बॉस को उसकी असलियत का पता चल चुका है। उसकी लोकेशन जानने के लिए साइमन उसे कॉल करता है, पर एक आदमी ने पकड़े जाने के डर से उसका फोन समुद्र में फेंक दिया। जब चाओ को पता चला कि उसका भाई उनके हाथों से बच निकला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो हर हाल में उसे वापस पाना चाहता था, पर अफसोस उसका भाई अब पुलिस कस्टडी में था। उधर चैन अपने घायल बॉस के साथ उनके अड्डे पर आता है। जब बॉस ने अपने बड़े मालिक को बताया कि चैन घुसपैठिया है, तो उसका मालिक उल्टा उसे ही गोली मार देता है, क्योंकि गैंग में भरोसेमंद आदमी को रखना उसी की जिम्मेदारी थी। वो चाहते तो चैन का भी यही हश्र कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते थे। जिसके बाद उन्होंने उसे किम के हवाले कर दिया, जो उसे मारने से पहले उसके एक एक बॉडी पार्ट को निकालकर ब्लैक मार्केट में नीलाम कर देने वाला था। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जिस शख्स को उन्होंने पकड़ा है उसका नाम ह्यून है, और पता नहीं क्यों पर कई लोग उसे मारना चाहते थे। जल्द ही चाओ अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल आता है, और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगती कि यही वो आदमी है जिसकी वजह से हांगकांग में इतने क्राइम्स हो रहे थे। साइमन ने उसे बताया कि वो ही उसके भाई का केस हैंडल कर रहा है।
वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी साइमन को एक आदमी का फोन आया जो उसे बताता है कि चैन उसके कब्जे में है और अगर उसने जल्द ही ह्यून को नहीं छोड़ा तो उसे उसके बेटे की लाश भी नसीब नहीं होगी। साइमन अपने बेटे को बचाने के लिए कमिश्नर से मदद मांगता है, पर कमिश्नर इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, वरना उनके सालों के किए कराए पर पानी फिर जाता। इसी बीच हम चैन को देखते हैं जो उस जेल में नर्क की जिंदगी जी रहा था। ड्रग्स की लत की वजह से उसका गला प्यास से सूख रहा था, पर वहां पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं थी। उधर टोनी जब उस डोनर के पास फोन लगाता है तो खुशकिस्मती से इस बार सामने वाले ने फोन उठा लिया, पर वो चाइनीज में बात कर रहा था, इसलिए टोनी को उसका कहा कुछ भी समझ नहीं आता। वो परेशान हो ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि कल जिस कैदी को जेल में लाया गया था उसे चाइनीज भाषा आती है। वो जल्दी से चैन के पास गया और उसे उस आदमी से बात करने को कहा। चैन शुरू में तो उसकी मदद नहीं करता, पर जब उसे पता चला कि उसकी बेटी बीमार है तो वो उस आदमी से बात करने को राजी हो जाता है। फोन कटने के बाद चैन ने ट्रांसलेटर की मदद से उसे बताया कि जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो फोन उसका नहीं है, वो एक फिशरमैन है जिसे वो फोन समुद्र में पड़ा हुआ मिला। ये सुनकर टोनी काफी निराश हो जाता है क्योंकि अब वो डोनर से कभी कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। उधर हम चाओ को देखते हैं जो अब तक अपने भाई के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। साइमन उसे बताता है कि डॉक्टर्स ने उसका इलाज कर दिया है, उसे जल्द ही होश आ जाएगा। पर चाओ जानता था कि अगर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो अपनी जान बचाने के लिए सब सच उगल देगा। ऐसा ना हो इसलिए वो साइमन को उसके बेटे की एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। ये देखते ही साइमन ने तुरंत उसका गिरेबान पकड़ लिया और उससे उसके बेटे को छोड़ने को कहा, लेकिन चाओ को बदले में उसका भाई चाहिए था और वो चाहता था कि अरेस्ट होने से पहले वो उसे किसी भी तरह हॉस्पिटल से बाहर निकाले। कोई और रास्ता ना पाकर साइमन को उसकी शर्त माननी पड़ती है। उसने तुरंत अपने 2 भरोसेमंद ऑफिसर्स को बुलाया और कहा, इसे भगाने में मेरी मदद करो। जिसके बाद वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं। उन्होंने हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजा दिया और सब कुछ ऐसे प्लान किया कि लगे कि पेशेंट की जान खतरे में है, और बस इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर साइमन और उसके आदमी चैन को उसके हॉस्पिटल से बाहर निकाल लेते हैं। उधर हम चैन को देखते हैं जो हर हाल में इस जेल से बाहर निकलना चाहता था। गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। जैसे ही गार्ड्स ने उसकी ये हालत देखी वो लोग दौड़कर उसे बचाने आए, पर चैन उन्हें मारकर बाहर भाग जाता है। इसके बाद वो मेडिकल रूम में गया जहां उसने खुद की मरहम पट्टी की, पर तभी वोंग उसे देख लेता है। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन चैन उसे मार कर बेहोश कर देता है। चैन वोंग के फोन से अपने अंकल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर जेल में सिग्नल जैमर्स लगे हुए थे जिस वजह से फोन में नेटवर्क नहीं आता। इसके बाद वो सीधा कंट्रोल रूम में गया और इमरजेंसी प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिया, जिससे जेल में जितनी भी कमरे थे उनके दरवाजे ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। जब कैदियों ने देखा कि उन्हें रोकने के लिए वहां कोई गार्ड नहीं था तो उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और देखते ही देखते पूरी जेल में अफरा तफरी मचा दी। सैकड़ों कैदी अपनी अपनी सेलों से निकलकर बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़े और उन्हीं की भीड़ में चैन भी कहीं गायब हो जाता है। टोनी उसे ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो किसी भी सूरत में इस जेल के कैदी तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो उनसे बात कर पाता उससे पहले ही वोंग उसे वहां से दूर ले जाता है। वो बोला, तुमने कुछ नहीं देखा, पर टोनी अपनी आंखों देखी झुठला नहीं सकता था। वो समझ गया कि यहाँ कुछ तो है जो उसे छुपाया जा रहा है। वार्डन को जैसे ही पता चला कि सारे कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने तुरंत उन्हें रोकने के लिए अपनी स्पेशल यूनिट को तैनात किया और वो किडनैप किए लोगों को वापस उनकी सेल में लाता है, क्योंकि अगर उनमें से एक भी भाग जाता तो उनका बहुत नुकसान होता। चैन को फाइनली वो जगह मिल ही गई जहां सिग्नल आ रहा था। वो जल्दी से ऊपर चढ़ा और मदद के लिए फोन लगाया, पर साइमन ने जैसे ही उसका कॉल उठाया टोनी ने उसे जोर से धक्का मारा, जिससे टोनी के हाथ से फोन छूट गया और वो सीधा जमीन पर जा गिरा। टोनी ने उसे फिर से धर दबोचा, जिसके बाद वो लोग फिर से उसे उसके सेल में डाल देते हैं। साइमन उससे बात तो नहीं कर पाया, पर वो समझ गया कि ये चैन ही था। उन्होंने जब उस कॉल की लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि ये कॉल थाईलैंड की जेल से किया गया था। उसकी लोकेशन का पता चलते ही साइमन चाओ को उसका भाई वापस करने से मना कर देता है, क्योंकि जब तक उसका भाई उसके पास था वो चैन का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। साइमन जल्द ही उसके कॉल को ट्रैक करते हुए वोंग तक पहुंच जाता है, क्योंकि चैन ने उसी के फोन से कॉल मिलाया था। साइमन अपने बेटे से मिलाने के बदले में उसे ढेर सारे पैसे देता है, जिसके बाद वोंग ने साइमन को कैटरिंग वाला बनाकर उसे जेल में दाखिल करवा दिया। जैसे ही चैन ने अपने अंकल को देखा उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा कि वो पूरी फोर्स के साथ आया है, पर हकीकत में साइमन अकेला ही आया था और उसके पास चैन को छुड़ाने का कोई पक्का प्लान नहीं था।
जल्द ही उनके मिलने का टाइम खत्म हो गया, पर वोंग जैसे ही उसकी हथकड़ियां खोल रहा था, किम उन्हें देख लेता है। उधर हम साइमन के आदमी को देखते हैं जो गलती से अपनी वाइफ का कॉल उठा लेता है, जिससे कमिश्नर को उनकी लोकेशन का पता चल गया। वो अपने लोगों के साथ उन्हें अरेस्ट करने जाता है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई पहले से उनकी कार का पीछा कर रहा था। वो लोग जैसे ही कार से उतरकर होटल रूम की ओर बढ़े, एक आदमी उन सब पर पागलों की तरह टूट पड़ता है। देखते ही देखते उसने वहां मौजूद हर एक अफसर को बेरहमी से मार डाला और चाओ को इन्फॉर्म किया कि उसका भाई अब सेफ है और पुलिस उसे दोबारा कभी नहीं ढूंढ पाएगी। वहीं उस जेल में किम ने उन दोनों को पकड़ लिया था। वो वोंग की ओर एक डैगर फेंकते हुए कहता है, इसे मार दो वरना तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वोंग उसे मारने ही वाला था कि तभी टोनी उसे ऐसा करने से रोक लेता है, जिसके बाद किम उसके सामने एक छोटी बच्ची को लाता है। वो कहता है कि हमने इस लड़की पर कुछ टेस्ट्स किए हैं और इसका बोन मेरो तुम्हारी बेटी को बचा सकता है। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं इस लड़की को कहीं और बेच दूंगा। ये सुनते ही वोंग ने तुरंत वो डैगर उठाया और उसे साइमन की पीठ में घुसा दिया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां चाओ आ जाता है। वो कहता है, मरा हुआ आदमी हमारे किसी काम का नहीं, मेरी तरफ से इसे एक तोहफा समझो और इन्हें तुम बेच दो। इसके बाद टोनी और वोंग उन दोनों को एक सुनसान गोदाम के नीचे बने इल्लीगल ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, जहां किडनैप किए हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाले जाते थे। वहां का नजारा देख टोनी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो समझ गया कि ये दोनों बेकसूर हैं, पर अब वो चाहकर भी उन दोनों की मदद नहीं कर सकता था। वोंग उन्हें वहीं छोड़कर टोनी के साथ वहां से चला जाता है, पर साइमन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने देखा कि चाबी उसके पास ही टंगी हुई थी, अगर वो कोशिश करे तो उस तक आराम से पहुंचा जा सकता था। इसके बाद उसने अपने हाथ को एक क्लैंप में डालकर उसे बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उसे हथकड़ी को निकालने में मदद मिली। पर इस दौरान होने वाले शोर से बाहर बैठे गुंडे एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो लोग पहले से ही उनके इंतजार में खड़े हुए मिले। सब एक साथ उन दोनों पर टूट पड़ते हैं, पर उन्होंने डट कर उनका मुकाबला किया। देखते ही देखते वहां और लोग आ जाते हैं, पर इससे पहले वो उन्हें मार डालते, टोनी उनकी मदद के लिए वापस लौट आता है। वो अकेला उन सब गुंडों को संभालता है, जबकि वोंग उन दोनों को पीछे के रास्ते से निकालने की कोशिश कर रहा था। जब गुंडों को पता चला कि वो ट्रक में नहीं है तो उन्होंने उनका पीछा किया, पर टोनी अपनी जान खतरे में डालकर उन्हें वहां से निकाल देता है। पर अफसोस वो उन्हीं लोगों के बीच फंसा रह गया। चैन जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा ताकि अपने अंकल और वोंग का इलाज करवा सके, पर साइमन उसे तुरंत हांगकांग फोन करने को कहता है, क्योंकि वो आज के आज ही ये देश छोड़कर जाने वाले थे। इसी बीच हम कैंडी को देखते हैं जो अपने डोनर के पास फोन करती है। इस बार भी फोन वो मछुआरा ही उठाता है और उसे मैसेज करके बताता है कि ये फोन उसे पानी में पड़ा हुआ मिला था। जब उस फिशरमैन को पता चला कि उस लड़की को ल्यूकेमिया है तो वो समझ गया कि ये जिस भी आदमी का फोन है वो उसके लिए बहुत जरूरी था। वो उसकी मदद के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता था, पर उसे फोन के अंदर एक आदमी की तस्वीर मिली जिसे वो सिंडी को भेज देता है। जैसे ही ये फोटो सिंडी तक पहुंची, हमें पता चला कि उसका डोनर कोई और नहीं बल्कि चैन था। उधर हम चैन को देखते हैं जो इंटरनेशनल कॉल करने के लिए फोन ढूंढ रहा था, पर तभी वो उस लड़की के सामने आ जाता है। सिंडी अपने डैड को फोन करती है, पर टोनी का फोन तो चैन के पास था। उसमें लगी फोटो को देखकर चैन समझ जाता है कि ये टोनी की बेटी है और सिंडी को भी उसका डोनर मिल गया था। जब चैन ने डॉक्टर से पूछा कि उनके पास उसकी डिटेल्स कैसे आई तो उसे पता चला कि उसका नाम डोनर लिस्ट में था। उनके टेस्ट के मुताबिक सिर्फ उसका बोन मेरो ही सिंडी को बचा सकता है। चैन उसे अपना बोन मेरो देने को तैयार था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि इस वक्त वो उसका डोनेशन नहीं ले सकते क्योंकि उसने हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा ड्रग्स लिए थे। रूल्स के मुताबिक किसी भी ड्रग यूजर को डोनेशन से कम 3 साल पहले ड्रग्स छोड़ना पड़ता है। और बुरी खबर ये थी कि सिंडी के पास सिर्फ 6 महीने ही बचे हुए थे। चैन को ये जानकर बहुत दुख होता है कि वो उस बेचारी लड़की की जान नहीं बचा पाएगा। वो सिंडी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेगा। इसके बाद चैन उस आदमी का पीछा करता है जो उसे चाव तक पहुंचा सकता था। उसने देखा कि ये लोग उसके भाई को यहाँ ले आए थे और शायद कुछ ही घंटों में वो उसका हार्ट निकालकर चाव की बॉडी में लगा देंगे। ऐसा होने से रोकने के लिए चैन बिना कुछ सोचे समझे उस हॉस्पिटल में चला गया जहां ये ऑपरेशन होना था। पर जैसे ही वो अंदर घुसा, चाव का सबसे खतरनाक असैसिन उसे पहचान लेता है। उसने चैन पर हमला किया और उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। हालांकि चैन की हालत में पहले से काफी ज्यादा सुधार आ चुका था। वो डटकर उसका मुकाबला करता है और आखिर में उसके हाथ पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना देता है। चाव ऑपरेशन थिएटर में जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि चैन उसके सारे आदमियों को मारकर उस तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर हम टोनी को देखते हैं जिसे वो गुंडे बहुत टॉर्चर कर रहे थे। किम उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, पर बदले में उसे बस धोखा ही मिला।
किम इतना गुस्से में था कि उसने टोनी की आंखों के सामने उस लड़की को गोली मार दी जो उसकी बेटी को बचा सकती थी। वो कहता है, ये हमारे किसी काम का नहीं, इसे खत्म कर दो। गुंडे उसका पेट काटने ही वाले थे कि तभी किम को चाओ का फोन आया और उसे पता चला कि उसके बॉस चैन के कब्जे में है। अगर टोनी को कुछ हुआ तो चाओ भी नहीं बचेगा, जिसके बाद वो अपने लोगों को उसे मारने से मना कर देता है। किम टोनी को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचा और चैन से कहा, मैं तुम्हारे दोस्त को ले आया हूं, अब मेरे बॉस को छोड़ दो। पर चैन का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने पूरे फ्लोर की पावर सप्लाई बंद कर दी, जिससे हर तरफ अंधेरा हो गया। उन लोगों ने उसे मारने के लिए हवा में फायरिंग की, पर उसे एक भी गोली नहीं लगती। टोनी भी मौके का फायदा उठाकर खुद को आजाद कर लेता है, जिसके बाद उनके बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। चैन ने एक की गन छीनकर उन लोगों को गोलियों से भूनना शुरू कर दिया, जो देख किम की आंखों में खून उतर आता है। उसने अपने लोगों से कहा कि वो बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद कर दे, क्योंकि वो इन दोनों को हर हाल मौत के घाट उतारना चाहता था। वहीं दूसरी ओर जब ह्यून को होश आया तो उसने अपने भाई को स्ट्रेचर से बंधा हुआ पाया। उसे मारने का ये बहुत अच्छा मौका था, पर उसके गर्दन पर चाकू रखते ही ह्यून के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो अब भी उसे अपना भाई मानता था। चाओ उसे कहता है, अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो मैं 10 साल पहले ही मर चुका होता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, पर तेरे पास है, चला जा यहाँ से। ह्यून उसकी बात मानकर वहां से जा ही रहा था कि चाओ ने पीछे से उस पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। ह्यून को एहसास हुआ कि खुद जिंदा रहने के लिए उसका भाई किसी भी हद तक जा सकता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। चाओ ने उसे मारकर बेहोश कर दिया, पर इस दौरान उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो खुद को संभाल नहीं सका और सीधा जमीन पर गिर गया। उसे फौरन डॉक्टर की जरूरत थी, पर उस वक्त वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं था, जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की धड़कन धीमी पड़ने लगती है। एक तरफ जहां चैन किम जैसे खतरनाक फाइटर से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ टोनी दर्जनों गुंडों का सामना अकेले करता है। किम चैन को बहुत मारता है और उसे उठने लायक नहीं छोड़ता। उसे बुरी तरह घायल करने के बाद अगला नंबर टोनी का था। टोनी उससे फाइट तो करता है, लेकिन उसके सबसे खतरनाक मूव्स भी किम के हमलों के आगे बेअसर थे। वो उस पर बड़े आराम से काबू पा लेता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी उसे बचाने के लिए चैन बीच में कूद पड़ा। उन दोनों ने मिलकर एक साथ उस पर हमला किया और कुछ हद तक उसे घायल भी कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद किम अकेला उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। टोनी ने उसके सर पर एक जोरदार लात मारी, पर किम भी कम शातिर नहीं था। वो धोखे से उसके पेट में नुकीले स्क्यूअर्स घुसा देता है, जिससे टोनी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने चैन के साथ भी बिल्कुल वही किया और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाला था कि तभी टोनी को होश आ गया। जैसे ही चैन नीचे गिरा, टोनी किम को भी उसके साथ नीचे फेंक देता है। उसने अपने दोस्त की मदद के लिए उसकी ओर चैन फेंकी, पर उसकी जगह किम उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद चैन ने उसकी टाई पकड़ ली। अब दोनों जिंदगी और मौत के बीच लटके हुए थे, पर किम बहुत देर तक चैन को पकड़े नहीं रख पाता, क्योंकि टाई की वजह से उसका दम घुट रहा था। जैसे ही उसका हाथ फिसला, टोनी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे चैन मरते मरते बचा। वहीं दूसरी तरफ हम चाओ को देखते हैं, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ह्यून अब भी उसे बचाना चाहता था, पर उसे बचाने का मतलब था बेवजह मौत को गले लगाना, इसलिए वो अपने भाई को मरने देता है। जल्द ही उसके दिल की धड़कनें हमेशा हमेशा के लिए रुक गईं और चाओ हमेशा के लिए खामोश हो गया। फिल्म के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि टोनी की बेटी अब बड़ी हो चुकी है। खुशकिस्मती से उसे समय रहते एक दूसरा डोनर मिल गया, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।